कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, तो यहां पे इसकी संरचना हो गई ये। दूसरा, अगर आप चित्र में देखें गार्ड सेल में, तो जो आंतरिक भित्ति है, आंतरिक वाली, वो बाहर वाली की तुलना में मोटी है, जटिल, जबकि बाहर वाली जो है वो कैसी है, पतली, और ये कैसी है, थिक, मोटी। ठीक है, यही संरचना जो है वो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सहायक होती है। उसके अतिरिक्त इसमें विशिष्ट कोशिकीय संरचनाएं, पैरेन्काइमेटस, जो इसे चारों तरफ से घेरे रहती हैं, उन्हें हम सब्सिडरी या कंपेनियन सेल्स कहते हैं। दीज आर गार्ड सेल्स, और ये हो गई कंपेनियन और सब्सिडरी, और इन्हें हम कह सकते हैं इनर वॉल या ओपनिंग, क्योंकि एक्चुअली में स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो पोर है वो यही होता है। अब स्टोमेटाज की इस संरचना में अगर हम इसको एलएस के रूप में दिखाएं, ये तो अपर सरफेस है, टीएस टाइप, एलएस में दैट इज अपर या लोअर एपिडर्मिस, और ये हो गई स्पेशल उसमें गार्ड सेल्स, जो कि बाई इस किनारे पर, इस डायग्राम का मतलब है मोटी भित्ति युक्त, नॉर्मल सेल से अलग और मोटी दिखाई देती है। और ये मोटी भित्ति युक्त जो सेल है इन गार्ड सेल्स के समीपस्थ नीचे की जो मीजोफिल सेल्स हैं, वो मीजोफिल सेल्स जो हैं वो बना रही हैं एक तरीके से पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, इनके बीच की अंतराकोशिकीय जो अवकाश है, जिसकी वजह से यहां पे एक सीजोजीनस, सीजोजीनस का मतलब समझना, सीजोजीनस का मतलब होता है वियुक्ति जात, अर्थात जिसमें कोशिकाएं जो हैं वो अंतराकोशिकीय अवकाश के कारण, उसके क्या बोलते हैं, चौड़ाई बढ़ने के कारण साइड में अट जाती हैं, और अत्यधिक बड़ा अंतराकोशिकीय अवकाश हमें दिखाई देता है, जिसे हम कह सकते हैं कैविटी। कौन सी? स्टोमेटल कैविटी। दीज आर गार्ड सेल्स, और ये हो गया ओपनिंग, या हम इसको पोर भी बोल सकते हैं, पोर या ओपनिंग, और ये हो गई सारी की सारी सब्सिडरी, सब्सिडरी सेल्स, और ये हो गई बाकी इससे संपर्क बनाए हुए मीजोफिल सेल्स। पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक, तो यहां और यहां सेम है, जस्ट इस गार्ड सेल के नीचे की तरफ एक चैम्बर है। चैम्बर हम उसको बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पूरी तरीके से गर्त या चैम्बर हो। एक्चुअली में कोशिकाओं के बीच का अंतराकोशिकीय अवकाश है, जो कि नॉर्मल अंतराकोशिकीय अवकाश से थोड़ा सा लार्ज है, जिसमें आसानी से फ्लूइड एंड गैसेज जो है वो भरी होती हैं। तो इसे हम बोलते हैं चैम्बर या कैविटी। एंड दैट कंप्लीट सिस्टम जो टिश्यूज और सेल्स का है, नोन एज स्टोमेटा एपरेटस, जिसको हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से टिश्यू सिस्टम में, तो ये भी एक टिश्यू सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ये हो गया स्टोमेटा। अब हम बात करते हैं इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ये जो सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, ये संपूर्ण तरीके से जीवित और बिल्कुल पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक तथा कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स कंप्लीटली होते हैं। पेरोक्सिसोम्स नहीं, गोल्जी एपरेटस लाइक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होते हैं, और इन सेल्स के द्वारा प्रकाश संश्लेषण सुगमता से किया जा सकता है। अतः ये कोशिका प्रकाश संश्लेषण पॉजिटिव भी हैं, उसके अलावा पराश्रत कण के लिए भी पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि इनकी भित्तियां जो होती है कैसी होती है, पतली, केवल इस भित्ति को छोड़कर। तो ऐसे में
कई सारे मैकेनिज्म्स हैं इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के। तो हम कह सकते हैं कि दिन के समय में इन कोशिकाओं द्वारा प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो स्टार्च जो है कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट, और वो ग्लूकोज जो है वो इसके जीवद्रव्य में घुलनशील होता है। घुलने की वजह से इसका जीवद्रव्य कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक, गाढ़ा, और ऐसा जीव जो द्रव्य है उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, एक चीज। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका डीपीडी बढ़ेगा, अतः ये दूसरी कोशिका से जल लेने के लिए सुग्राही हो जाएगा। और इसमें पीएच का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पीएच बढ़ने की वजह से यहां पे एंजाइम बढ़ जाता है परमीएज, और वो परमीएज एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है किसको, स्टार्च को। तो ऐसे में इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य गाढ़ा होने के कारण ये अपनी नेबरिंग सेल से क्या कर लेती हैं, वाटर को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण इनका स्फीति दाब बढ़ जाता है, और स्फीति दाब के कारण ये कोशिकाएं अपने आयतन में इंक्रीज होती हैं। आयतन में इंक्रीज होने के फलस्वरूप हम एक सिस्टम यहां पे लेके चलते हैं विद एक्सपेरिमेंटल। बचपन में हमने कई गुब्बारे फुलाए हैं। नॉर्मली गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं तो उसकी शेप कैसी आती है, राउंड इन शेप, क्योंकि बाह्य बल नहीं लगता। अगर हम उसको किसी बाह्य बल में दबा के फुलाएं तो वो उसी तरीके की शेप ले लेगा। वहीं अगर गुब्बारे को हमने एक तरफ से धागे से बांध दिया तो जिधर बांधा है उधर का रबर जो है वो कैसा हो गया, जटिल, मोटा, जिसकी वजह से जब हम गुब्बारे में हवा ब्लो करेंगे तो वो दूसरी साइड का जो रबर है वही एक्सपेंड होगा, फैलेगा, प्रसारित होगा। जहां हमने उस गुब्बारे को पकड़ रखा है या बांध रखा है वहां से वो गुब्बारा जो है वो एक्सपेंड नहीं होगा। तो ऐसे में उसकी शेप बदल जाएगी, वो टेढ़ी हो जाएगी। तो जब ये तेजी से फैलेगी तो वो प्रेशर केवल थिन पे लगेगा, थिक वॉल के ऊपर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में सारा प्रेशर कौन लेगी, थिन वॉल्स, और ऐसे में स्टोमेटाज आयतन को बढ़ाएंगे। इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम इसको एक बुक से समझते हैं। इस बुक को आप बिल्कुल इसकी तरह समझिए। अंदर की दोनों जो वॉल्स हैं ये और ये दोनों की दोनों कैसी वॉल्स हो गई हैं, थिक वॉल्स। और इन थिक वॉल्स के अंदर अगर हम बाह्य प्रेशर लगा रहे हैं दोनों पोल्स पे, एक और दो, एक पोल दूसरा पोल, तो जो ही हम इसके ऊपर पोल्स पे प्रेशर लगाएंगे और तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन, और जो ही हम इस प्रेशर को हटाएंगे ये वापस क्या हो जाएगा, रिलीज, दैट इज स्टोमेटा क्लोज। और प्रेशर लगाने पे स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन। यही चीज स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करती है, कंसीडर करती है। वापस तो टीपी मान बढ़ने के कारण, ठीक है, वो किस पे भाई दाब लगा रहा है, जीवद्रव्य पे। जीवद्रव्य किस पे दाब लगा रहा है, टीपी पे, जिसकी वजह से आयतन बढ़ रहा है। तो ये आयतन बाहर की ओर बढ़ेगा जब इन कोशिकाओं का, तो ये दोनों के दोनों जो पोल्स हैं वो एक दूसरे की क्या होंगे, करीब आएंगे। और इनके करीब आने के कारण जो है स्टोमेटाज पे जो प्रेशर लगेगा, स्टोमेटा की भित्ति जो है वो क्या हो जाएगी, सेम इस मूवमेंट की तरह स्टोमेटा क्लोज हैं, और जो ही ऊपर और नीचे दाब लगेगा ये भित्ति क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और जो ही शाम के टाइम पे जब स्टोमेटाज सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो जीवद्रव्य में जब ग्लूकोज नहीं घुलेगा तो जीवद्रव्य वापस कैसा हो जाएगा, हाइपो, तनु। अतः इसका जो जीवद्रव्य है वो कैसा हो गया, पतला। इसका जीवद्रव्य कैसा है, गाढ़ा। तो डीपीडी मान के कारण अब अंदर से जीव लिक्विड कहां जाएगा, बाहर, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स की स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज, और वो कैसी हो जाएंगी, सलत। और ऐसी सलत कोशिका के होते ही जो अंदर की भित्ति है ये मोटी है, ये अपने पुराने रूप में वापस आने की कोशिश करेगी और वापस आकर स्टोमेटाज को क्या कर देगी, बंद। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के मत हैं जो अलग अलग वेरिएशंस, मतलब क्या बोलता है, पीएच के अगेंस्ट, ग्लूकोज कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, रात्रि और दिन में मैलिक एसिड के बनने के कारण। उसके अलावा नवीनतम थ्योरी की हम बात करें तो हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन जो हैं वो रेगुलेट करते हैं रात और दिन स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। उसके अतिरिक्त यहाँ पे स्टोमेटाज की अगर अपन बात करें टाइप्स की, तो स्टोमेटा की अनेक टाइप्स हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं स्टोमेटा की कंपेनियन सेल की आकार और उसकी संख्या के आधार पे।
दूसरा स्टोमेटाज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के आधार पे स्टोमेटाज के अनेक वेरिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे स्टोमेटा का जो फंक्शन की बात करें तो वो कह सकते हैं कि सबसे मेन ये गैसों के विनिमय एक्सचेंज को कंट्रोल करता है या उसको सुगम बनाता है। दूसरा, स्टोमेटाज की वजह से ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो बढ़ती है और वही रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को इफेक्टिव करती है। तीसरा, ट्रांसपायरेशन की वजह से असेंट ऑफ सैप में जो है वो संसंजन आसंजन बल जो लगता है, ट्रांसपायरेशन पुल, वो इसी ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से लग पाता है, वरना जो है वो स्टोमेटा के बिना गैसों का एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन जो है वेपर का बाहर जाना वो कंप्लीट नहीं होगा। रंध्र के बाद हमारा पॉइंट जो है वो आता है एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल अपेंडेज की अगर अपन बात करें तो इन्हें हम कह सकते हैं सतही उपांग। सतही उपांग, और सतही उपांगों की जो उपयोगिता है या उनका जो डेवलपमेंट है वो जरूरत के हिसाब से है, वातावरणीय जरूरत के हिसाब से, पादप की एक्स्ट्रा अगर कोई क्यूरिकुलम आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ये डेवलप होते हैं। और इनकी उपस्थिति में हम इन्हें दो कैटेगरीज में बांटते हैं सतही उपांग को। फर्स्ट हम यहां पे दे सकते हैं ट्राइकोम्स। हम इन्हें नाम दे सकते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स का मतलब अगर अपन कहें तो रोम कह देते हैं, रोम लाइक संरचनाएं, रेसे लाइक संरचनाएं, रोम। और दूसरा जो है वो हम यहां पे दे सकते हैं एमरजेंसीज। एमरजेंसीज, तो रोम और एमरजेंसीज को हम कह सकते हैं उपांग या उपभूतांग। उपभूतांग, ठीक है। ट्राइकोम्स की अगर हम बात करें तो ट्राइकोम्स सब जगह मिलेंगे, रूट्स पे, शूट्स पे, पत्तियों पे, फ्लावर्स पे, यहां तक कि फ्रूट्स के ऊपर जो है वो ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। अगर रूट्स की हम बात करें तो रूट्स के ट्राइकोम्स को हम बोलते हैं रूट हेयर, और वही वाटर के एब्जॉर्प्शन में या मिनरल्स के जो अवशोषण है उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। शूट एपिडर्मल ट्राइकोम्स की अगर अपन बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्राइकोम्स अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट पे हम इनको बोलते हैं रूट हेयर, मूल रोम, ठीक है। एक कोशिकीय अथवा कभी कभी बहुकोशिकीय होते हैं, वरना ज्यादातर एक कोशिकीय ही होते हैं और एब्जॉर्वेशन का कार्य करते हैं और लगातार नवीन बनते रहते हैं। इसके अलावा अगर अपन इन्हीं को शूट पे बात करें तो शूट पे हमारे पास में बहुत वेरिएशंस है, जैसा कि एक कोशिकीय, शाखित अशाखित, बहुकोशिकीय, शाखित अशाखित, उसके अलावा हार्ड या क्या बोलते हैं स्पाइंस के लिए भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शूट में एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर, और वो भी कैसा है, अनब्रांच। यूनिसेल्यूलर अनब्रांच मतलब एक कोशिकीय और वो भी कैसा, अशाखित। सामान्यतः एक कोशिका है तो अशाखित ही होगा, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक तरीके से साल्विया। एग्जांपल्स काफी है, हम इसके लिए बुक्स को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन कहें तो यूनिसेल्यूलर, और उसमें हम कहें तो ब्रांच, यूनिसेल्यूलर ब्रांच। यूनिसेल्यूलर ब्रांच की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं आरवा टाइप, आरवा। मल्टीसेल्यूलर के अंदर अगर अपन कहें तो ये हो गया अनब्रांच,
तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं साइडा, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक तरीके से वर्बेक्सम, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें वर्बेक्सम। एक छोटा सा चेंज, अनब्रांच तो है, हाँ सही है, वर्बेक्सम। उसमें साइडा के साथ हम एक और एग्जांपल ले, चीनोपोडिया, CHENO, सीनोपोडियम बथुआ जिसकी हम बात करते हैं, उसके अंदर इस प्रकार के मिलेंगे। और एक और विशेष रचना है वही अनब्रांच टाइप, लेकिन उसकी शेप बदल जाती है ब्रांच के तरह, और इसलिए हम साइडा का एक एग्जांपल अलग ले लेते हैं जिसमें हम इसको बोल देते हैं ताराकृत। स्टिलेट टाइप में हो जाते हैं इसके रोम जो हैं ऊपर से, उसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं साइडा। साइडा के अंदर जो रोम है वो कैसे मिलते हैं, ताराकृत मिलते हैं। नेक्स्ट, ट्राइकोम्स के बाद जो हमारा पॉइंट आ रहा था वो था इमरजेंसीज। उपभूतांग, और उपभूतांग की अगर अपन बात करें तो इनमें हम ले सकते हैं थॉर्न, स्पाइक्स, या हम यूज में ले सकते हैं स्केल्स। कुछ एग्जाम्पल्स अगर यहां पे अपन लें तो जैसे ज्यादातर जीरोफिटिक प्लांट्स जो है उनके अंदर ये थॉर्न्स के रूप में, जैसे कि ओपुन्सिया, नागफनी जिसको हम बोलें, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन स्पाइन्स के रूप में अगर कहें, जैसे थॉर्न्स या कांटे, तो गुलाब के अंदर हैं, छोटे से घुंडीनुमा गुलाब के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्केल्स की बात करें तो यहां पे एक एग्जांपल जो हमने पहले लिया था साल्विया। साल्विया के सतही जो स्केल्स हैं, गुलाब के कांटे या स्पाइन्स की हम बात करें, या ओपुन्सिया के हम थॉर्न्स की बात करें जो कांटे हैं कठोर, उनकी हम बात करें तो वो सारे के सारे जो है वो सतही उपभूतांग के नाम से जाने जाते हैं। तो वो ट्राइकोम्स लाइक ही हैं लेकिन हार्ड हैं, ट्राइकोम्स सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हमने इन दोनों की वेरिएशंस जो वैरायटी है उसको अलग अलग यहाँ पे डिनोट किया है। तो इस प्रकार एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसमें कंप्लीट हो रहे हमारे तीनों सिस्टम्स। फर्स्ट हो गया एपिडर्मल सिस्टम, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की सेल्स की बात की है, लाइक बुल्लीफॉर्म सेल्स, लिथोसाइट सेल्स और कॉक सेल्स, उनका उपयोगिता, उनके कार्य को सिद्ध किया। देन उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है स्टोमेटा। स्टोमेटा के लिए हमने उसकी स्ट्रक्चर को समझा, स्टोमेटाज के टाइप्स का वेरिएशन जो है फिजियोलॉजी में हमारे पास है, यहाँ हमको उसकी इतनी जरूरत नहीं है, बाकी फिजियोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर ये कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। देन एपिडर्मल एपेंडेज की हम बात करें तो सतही उपभूतांग जो हैं वो भी क्या है, एपिडर्मल सेल्स से ही डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बाह्य एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं भीतर की ओर, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से फंक्शनल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की हम यहां पे बात कर रहे हैं, या इसे हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ग्राउंड सिस्टम की हम बात करें तो इसके लिए पत्ती की, जड़ की या तने की एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये टीएस रूट की, दैट इज एपिडर्मिस। इसके बाद कॉर्टेक्स, एंडो, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ। ठीक है, तो इन सारी चीजों में अगर अपन कहें तो ये सारे के सारे जो भाग हैं ये किसके सिस्टम आ जाते हैं? एपिडर्मिस को भी हटा दीजिए इसमें से। तो ये जो सारे भाग हैं ये संपूर्ण ग्राउंड टिश्यूज या फंडामेंटल टिश्यूज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर वेस्कुलर टिश्यूज को हम अलग रूप में लेंगे। अगर आप लीव्स की बात कर रहे हैं, रूट एंड स्टेम में ज्यादातर जो अनाटमी है वो सेम। अगर अपन लीफ की बात करें तो दैट इज अपर एपिडर्मिस और ये हो गई लोअर, ये हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद में पैलिसेड टिश्यू डाइकॉट्स में, स्पॉन्जी टिश्यूज मोनोकॉट्स के अंदर, फिर आ जाती है बंडल शीथ जो कि एंडोडर्म की तरह है, फिर उसके अंदर फ्लोएम्स एंड जाइलम्स। ये जो कंसेप्ट है तो एक तरीके से संपूर्ण रूट, स्टेम, लीफ सभी के अंदर जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस जो है या ग्राउंड टिश्यू जो है वो फंडामेंटल टिश्यूज के रूप में कार्य करता है। और यहां हम इस फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो है इसको 3 वेरिएशंस में बांटते हैं। फर्स्ट हो जाएगा कॉर्टेक्स, दूसरा हम यहां पे बात कर सकते हैं किसके बारे में? पेरिसाइकिल के बारे में। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कॉर्टेक्स, दूसरा जो है वो हो जाता है हमारा पेरिसाइकिल, तीसरा जो है वो हो जाता है मेडुलरी रेज, और चौथा पॉइंट जो यहां बन जाता है वो बन जाता है पित्त, मज्जा। हिंदी बाद में लिख लेंगे। कॉर्टेक्स से शुरू करते हैं। कॉर्टेक्स को हम कहते हैं वल्कुट। बाकी के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स। हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में जो टॉपिक हमारा चल रहा था टिश्यू सिस्टम, उस टिश्यू सिस्टम में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को पूरी तरीके से कंसीडर कर लिया है। इसके बाद में हमारा जो आ रहा था वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमको स्टार्ट करना था इस पॉइंट में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसे हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में या 4 भागों में जो है वो बांट लेते हैं। फर्स्ट इज कॉर्टेक्स, जिसे हम वल्कुट के नाम से जानते हैं, और ज्यादातर एरिया जो है मास वो यही घेरता है। दूसरा पार्ट अगर अपन इसमें लेते हैं तो वो आ रही है पेरिसाइकल, थर्ड पार्ट इज पिथ या मेडुलरी रेज, फोर्थ पॉइंट की अगर हम कहें तो वो आ जाता है पिथ। तो आज की क्लास में हम यहां पे कंसीडर करेंगे कॉर्टेक्स के लिए। कॉर्टेक्स की हम बात करें तो एपिडर्मिस से पेरिसाइकल तक के बीच का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण क्या है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स एक तरीके से भरक
भरण ऊतक के रूप में काम आता है। डाइकॉट्स में एक कॉर्टेक्स कहलाता है। अगर हम इसी को मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के स्टेम के अंदर मैक्सिमम रूट में, या रूट में नहीं स्टेम में, तो वहां हमको ये क्या मिलता है, ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है, पूरी तरीके से लूजली कॉम्पैक्ट ढोलकाकार कोशिकाएं। उसके अलावा अगर अपन ग्रेमीन में कुछ एग्जांपल जैसे कि बैम्बू, जैसे कि गेहूं, उसके अंदर ये बीच में से कैसा हो जाता है, होलो रिंग के रूप में केवल परिधीय पाया जाता है। डाइकॉट्स के अंदर कॉर्टेक्स जो है वो परिबद्ध तरीके से स्पष्ट पाया जाता है सतत संरचना के रूप में। तो यहां अगर अपन कॉर्टेक्स की बात करें तो हम इसके 3 पार्ट्स यहां पे जो है अध्ययन की दृष्टि से डिसाइड कर सकते हैं। वो है आउटर लेयर, आउटर लेयर जिसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में मिडिल कॉर्टेक्स या लेयर्स या भाग कह सकते हैं। फिर है इनर लेयर, इनर लेयर को हम यहां पे एंडोडर्मिस कहेंगे। वलकुट की आकार या कोशिकाओं की संख्या या कोशिकाओं की परतों की संख्या जो है वो पादप विशेष के हिसाब से निश्चित है, समान नहीं होती सभी के अंदर, ठीक है। उनकी कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का व्यास, अंतरा कोशिका अवकाशों की उपस्थिति, ये सभी अलग अलग होती हैं। तो आउटर लेयर हाइपोडर्मिस को हम सबसे पहले डिस्कस करें तो हाइपोडर्मिस जो है वो अधिकांशतः है कॉलेनकाइमा और कभी कभी और स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो इससे स्पष्ट है कि ये कोशिकाएं जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं हैं। सामान्यतः ये है किसी चीज के स्टोरेज या फिर जो दबाव है, मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ से संबंधित होती है। दूसरा, बाहर से, जैसे कि अगर अपन बात करें तो बाह्य किसी दाब से या प्रासरण दाब से कोशिका या स्तंभ जो है उसका ढांचा बनाए रखने का कार्य करती हैं। अर्थात सिंपल वे में मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक बल जो है वो ये कोशिकाएं प्रदान करती हैं। हाइपोडर्मल सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये जो आउटर लेयर है किसकी, कॉर्टेक्स की, हालांकि वो नॉर्मली हम बनाते हैं डाइकॉट्स में, मोनोकॉट में तो इसको हम देख ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि उसको ग्राउंड सब्सटेंस कह रहे हैं। तो डाइकॉट्स के अंदर जब हम इसको बनाते हैं तो नॉर्मली तो ये हमको एक सतत लेयर मतलब एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के बीच में दिखाई देता है, एक सतत परिधीय व्यास के रूप में। परंतु कुछ एग्जाम्पल्स हम ले, जैसे कि कुकुरबिटा, कुकुरबिटा की अगर अपन बात करें या कैजुराइना, इंग्लिश में ही लिख देते हैं CUCURBITA, या कुकुरबिटेसी। और वैसे ही कुकुरबिटा की तरह कैजुराइना की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार की जो सेल्स है उनके अंदर ये बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय परतों के रूप में पाई जाती है। और उसके अलावा इन सेल्स जो हैं इनमें एक लहरदार मींस शेप में जो है वो कॉर्टिकल आउटर लेयर या जो हाइपोडर्मिस है वो दिखाई देती है। फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो हाइपोडर्मिस का मेन फंक्शन जो है वो वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या कर रही है, ये यांत्रिक बल जो है वो सपोर्ट कर रही है। कॉलेनकाइमा सेल्स हैं कुछ मामले में जैसे हल्की, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा अगर सेल्स हैं तो पूरी तरीके से कैसी हो गई है, स्ट्रेस प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, हाइपोडर्मिस। इसके बाद हम यहां पे बात करते हैं, अगर इसी को हम
रूट्स के संदर्भ में कहें तो रूट्स के अंदर भी ये सेल्स जो है वो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की है, और रूट्स में हाइपोडर्मिस जो है वो कम पाई जाती है, अधिकांशतः नहीं पाई जाती। किसमें? रूट्स में। तो ऐसे में रूट्स के अंदर कुछ रेफरेंस में इससे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, अध्यक्ष त्वचा नहीं बोलते। हाइपोडर्मिस का वैसे हिंदी में हम लिखें तो अध्यक्ष त्वचा होता है, ठीक है। अध्यक्ष का मतलब हो गया बाहर के कोई नीचे, जस्ट सब्सिडरी, ठीक है, उसके जस्ट नीचे की तरफ, हाइपो पोजीशन में, इसलिए हम डर्मिस को हाइपो बोलते हैं। हाइपो का मतलब जिसके ऊपर कुछ है, ऊपर वाली को हमने बोल दिया एपी, और एपी के जस्ट नीचे डर्मिस को हमने क्या बोल दिया? हाइपो। तो ऐसे में रूट्स में हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस जो है उसमें बहुत ज्यादा विभेदन जो है वो नहीं देखने को मिलता, इसलिए ज्यादातर इसको जो है वो बाह्य त्वचा के रूप में ही देखा जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बाह्य त्वचा एक परतीय होती है, अगर उससे ज्यादा परतें पाई जा रही हैं तो हम उसे एपिडर्मिस को ही कहते हैं, जो कि एक तरीके से हाइपोडर्मिस जो है उसी का ही एक तुलनात्मक रूप माना गया है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो मिडिल कॉर्टेक्स नॉर्मली पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना भाग है, जो कि हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस के बीच का क्षेत्र बनाता है। इसकी जो वो है क्या बोलते हैं परतों की संख्या, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग है। मैक्सिमम सबसे मोटी परत है और इनकी कोशिकाओं के बीच में पादप विशेष के साथ अंतराकोशिकीय अवकाश निर्धारित होते हैं। सामान्यतः इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश बहुत कम या छोटे पाए जाते हैं, लेकिन जो लूजली कॉम्पैक्ट जैसे कि मोनोकॉट्स में अगर हम मक्का की बात करें तो जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसके बीच में जो स्पेस है अंतराकोशिकीय अवकाश की वो ज्यादा बड़े होते हैं या लूज होते हैं। उसके अतिरिक्त मिडिल कॉर्टेक्स भाग में अगर अपन गेहूं की बात करें तो कॉर्टिकल भाग ही नहीं है, बीच में क्या मिल रही है? एक पूरी तरीके से वैक्यूल मिल रही है। मिडिल कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादातर इन्हीं सेल्स का पेरेन्काइमा, लेकिन उसके अलावा इसमें कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा की जगह हम स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स या स्टोन सेल्स जो हैं वो भी पाई जाती हैं, जो कि एक विशेष है। उसके अतिरिक्त जो है वो स्टोरेज से संबंधित हैं इनमें सभी। जो मिडिल कॉर्टेक्स है, मिडिल कॉर्टेक्स के अंदर हमें यहां पे अनेक प्रकार के सेल्स, जैसे कि हमने कहा स्केलरेट्स, लैक्टी, सीफेरस, ऑयल डक्ट्स, ठीक है, एंड रेजिन डक्ट्स, सिलिका सेल्स, वैक्स आदि जो हैं सेल्स मिलती हैं या ग्लैंड्स जो है मिलती हैं। और जैसे ऑयल डक्ट्स की हम बात करें या रेजिन डक्ट्स की हम बात करें तो ये जो मैं पहले बता चुका हूं उसके अकॉर्डिंग दो टाइप की हो सकती हैं। सीजोफेरस और ये हो सकती है लाइसो, सीजो जीनस कर देते हैं, जीनस एंड लाइसोजीनस। बुक्स में लाइसी लिख रखा है, लाइसीजीनस, दैट इज लाइसोजीनस, सीजोजीनस एंड लाइसोजीनस। सीजोजीनस को हम लिख सकते हैं वियुक्ति जात, और लाइसोजीनस को हम लिख सकते हैं एक तरीके से लय जात। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं। वियुक्ति का मतलब वो ग्लैंड्स जो कि अंतराकोशिकीय अवकाश में स्थापित होकर अपने उत्पादों द्वारा अंतराकोशिकीय अवकाश का क्या करती हैं? विस्तार करती हैं, जिसकी वजह से ग्लैंड्स के चैम्बर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यूकेलिप्टिस के लिए हमने दिया था,
ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें लय जात की, तो इस प्रकार की जो टिश्यूज है या जो ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, अपने स्त्रावों को स्त्रावित करने के लिए जो ग्लैंड चैम्बर बनाती हैं, वो आसपास की सेल्स को लयकारी एंजाइम द्वारा विनाश करके, नष्ट करके क्या बोलते हैं, उनको बनाती हैं। तो उस प्रकार को हम बोलते हैं लाइसोजीनस और वो व्युक्ति। लाइसोजीनस आपको संतरा, मौसम्बी, जो वो सॉरी नींबू आदि के छिलके की ग्लैंड्स जो हैं वो लयजात रूप में मिलती हैं। कुछ हाइड्रोफाइट्स की अगर अपन बात करें, तो इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स में हाइड्रोफाइट प्लांट्स की हम बात करें तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, एलेंगेटेड खंभ जैसे, जिन्हें हम बोलते हैं एरेनकाइमा। ये जो वायु ऊतक हैं, वायु तक जो है ये क्या करते हैं, ये पानी में इनको उत्प्लावकता, बाउंसी प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जलीय मैंग्रोव प्रजाति, एंड मैंग्रोव के अंदर तो यही मिल जाएंगे आपको, क्या बोलते हैं, सेल्स, स्टोन सेल्स टाइप या कोलेनकाइमा। उसके अलावा कई जलीय पादप जो हैं लाइक टाइफा, लाइक निम्फिया, लाइक क्या बोलते हैं हाइड्रिला आदि में एरेनकाइमा जो हैं वो मिलती हैं, जो इन्हें बाउंसी प्रोवाइड कराती हैं। उसके अलावा ये एक तरीके से स्ट्रेस जो है, दाब, उसके प्रति भी इनको क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। इन्हीं वोल्केट कॉर्टेक्स के अंदर अगर अपन जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्पॉन्जी टिश्यूज को डेवलप करते हैं, जो स्टोरेज एंड क्या बोलते स्टोरेज के समान जो है वो कार्य करते हैं। थर्ड वन, एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक लेयर जो है वो एंडोडर्मिस कहलाती है, ठीक है। और एंडोडर्मिस जो है वो ढोलकाकार या बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, बैरल शेप। ढोलकाकार, बैरल का मतलब पहले जो लिक्विड को भरने के लिए लकड़ियों के जो ड्रम होते थे उनकी शेप ऐसी होती थी। दैट शेप इज नॉन एज बैरल शेप, बिल्कुल ढोलक के समान, इसलिए हम इन्हें बैरल शेप को ढोलकाकार भी कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो ज्यादातर वो हैं, क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमेटस। ये सिंपल सेल जो हैं वो स्टोरेज से संबंधित है और कॉर्टेक्स की जो है वो इनर लेयर बनाते हैं। मेन फंक्शंस की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो शेप प्रोवाइड कर रहा है, कोलेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो यांत्रिक बल प्रदान कर रही हैं, पेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो परासरण, पैसेज, मूवमेंट्स एंड उसके अलावा स्टोरेज से संबंधित हैं। कुछ विशेष जो एरेनकाइमा है वो बाउंसी, उत्प्लावकता गुण जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसके अतिरिक्त इन पेरेनकाइमा सेल्स में बहुत सारी अलग सिक्रेटरी डक्ट्स या सिक्रेटरी सेल्स हैं, लेटिसिफर्स हैं, क्या बोलते हैं, डक्ट्स हैं, ऑयल डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, म्यूसिलिजिनस डक्ट्स हैं। ये सारी की सारी सेल्स जो हैं वो स्टोरेज से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो वैस्कुलर सब्सटेंस, एक चीज और इसमें रह गई, एंडोडर्मिस के लिए एंडोडर्मिस जो है वो रूट्स में सुस्पष्ट, और अगर अपन बात करें जिम्नोस्पर्म्स की
कुछ डाइकॉट्स की आदि के अंदर ये जो सतह है एंडोडर्मिस, ये पूर्णतः क्या होती है, एब्सेंट। इसकी विशेषता इसलिए है, जिसको हम दोबारा इसको समझ रहे हैं, जो एंडोडर्मिस है दैट इज एपी कॉर्टेक्स, और ये हो गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की हम बात करें एंडोडर्मिस के अंदर एक विशेष प्रकार की लिग्निन की डिपोजिशन बैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें साइंटिस्ट कैस्पेरी ने खोजा लगभग 1865 में। इन्हें कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये रूट्स में सुविकसित हैं, स्टेम्स में कम विकसित है। डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है ये अनुपस्थित होती है। अब एक चीज और इसमें, जो हम पेरिसाइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, पेरिसाइकिल जो सेल्स है, पेरिसाइकिल सेल्स में जो वेस्कुलर सिस्टम्स हैं एंड मेडुलरी रेज हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो मेडुलरी रेज है, उस मेडुलरी रेज के सामने की जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स हैं वो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसकी वजह से इस प्रकार की सेल्स को पैसेज सेल्स कहते हैं। इसको समझिए, रूट के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब एपिडर्मिस कॉर्टिकल सेल से अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आता है तो इस वाटर मॉलिक्यूल को ये अंदर आने से रोकती है, बाधा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से ये कोशिकाएं मृत भी हैं और जल के लिए अपारगम्य भी होती हैं। लेकिन जैसे ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर से एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर्स को यहां के द्वारा कहां भेज दिया जाता है, मेडुलरी रेज में पैसेज किया जाता है। तो इसके मेन फंक्शन जो है वो पैसेज में काम आ रही है। दूसरा, कैस्पेरियन ट्यूब्स जो हैं वो रूट को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि रूट्स मृदा में बहुत गहराई तक जाती है और रूट पार्टिकल्स और उसके प्रेशर को झेलने के लिए ये कैस्पेरियन जो बैंड है ये पूरी तरीके से रूट के व्यास को बनाए रखता है, या अधिक पानी की वजह से जो प्रासरण दाब लगेगा रूट के ऊपर नेगेटिव फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए ये जो है कैस्पेरियन बैंड्स इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे, जस्ट नीचे सिंगल लेयर एक चीज। दूसरी अगर अपन बात करें तो एक एग्जांपल दे सकते हैं स्माइलेस, स्माइल एक्स में मल्टी लेयर, सिंपल एक्स में मल्टी लेयर नॉर्मली होता है सिंपल। इसकी कोशिकाएं कैसी हैं, ढोल का कार, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, पेरेनकाइमेटस। परंतु मेन बात यह है कि पेरिसाइकिल है क्यों, तो पेरिसाइकिल जो है वो वेस्कुलर बंडल्स की परिसीमा निर्धारित करती है, वेस्कुलर बंडल्स की परिसीमा निर्धारित करती है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज अगर अपन यहां पे कहें तो इनकी उत्पत्ति जो है वो फ्लोएम, इनकी उत्पत्ति फ्लोएम के द्वारा मानी गई है। शुरुआत में अगर अपन बात करें तो प्रोकैम्बियम द्वारा, लेकिन बाद में अगर अपन बात करें सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी ग्रोथ में फ्लोएम के द्वारा जो है वो इनका डेवलपमेंट होता है। मेन फंक्शंस की बात करें तो ये एक तो वेस्कुलर बंडल्स की परिसीमा निर्धारित कर रही है, दूसरा जो पार्श्व रूट हैं, लेटरल रूट्स,
जो लेटरल रूट्स हैं उनकी उत्पत्ति पेरिसाइकिल द्वारा ही होती है। स्टेम्स में लेटरल ब्रांचेज एंड इसमें रूट्स में जो लेटरल रूट्स हैं उनकी उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। सामान्यतः ये पैरेन्काइमेटस और कोलेनकाइमेटस होती हैं, सतत होती हैं, परंतु अगर अपन एक एग्जाम्पल दें, पेरिसाइकिल के लिए ही स्माइलेक्स का एग्जाम्पल दें तो ये मल्टीलेयर भी थी और मल्टीलेयर के साथ में कैसी थी, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा के साथ में कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा की अपन बात करें तो कैसी थी, सतत, लगातार कोलेनकाइमा से बनी हुई होती है मल्टी लेयर। वहीं अगर अपन एक एग्जांपल दे इसके अंदर, लाइक सूरजमुखी, कैर, कैर हो गया कैस्पर, सूरजमुखी हो गया हेलियंथस, तो इनकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो हैं तो कोलेनकाइमा, ठीक है, परंतु ये असतत होती है। यहां पे असतत का मतलब पेरिसाइकिल से नहीं है, यहां पे असतत का मतलब है जो पेरिसाइकिल की सेल्स हैं उनमें बीच बीच में कौन सी सेल्स आ गई हैं, ये कोलेनकाइमा सेल्स, ये है पैरेनकाइमा और ये है कोलेनकाइमा, अर्थात यहां पे पैरेनकाइमा सेल्स से बनी है जो बीच बीच में कोलेनकाइमा सेल्स जो है इनमें मिलते हैं। जबकि अगर अपन बात करें स्माइलेक्स की तो वो सतत रूप से कोलेनकाइमा की बनी हुई है, उसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मेडुलरी रेज। जो डायग्राम हमने अभी पढ़ा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, vascular tissues, that is phloem, and xylem, phloem, दोनों में तो कैस्पेरियन जो ट्यूब पट्टियां हैं एंडोडर्मिस में वो तो पैसेज सेल दे रही हैं और जो स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर इनकी अनुपस्थिति है, ठीक है, और उसके साथ वहां पे क्या है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है वो भी किसकी बनी हुई है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, तो उनके बीच में भी क्या मौजूद है, पैरेनकाइमा, वो सॉरी कोलेनकाइमा, तो पैसेज सेल्स। तो यहां पे अगर अपन बात करें एक पूरे स्टेम की तो पूरे स्टेम के अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स हैं और वेस्कुलर बंडल्स में ये हो गया कैम्बियम, जो कि दोनों जाइलम एंड फ्लोएम को क्या रखते हैं, एक दूसरे से पृथक, परंतु सेकेंडरी डिवीजन के टाइम ये जो कैम्बियम है ये यहाँ पे फेसिकुलर कैम्बियम से क्या हो जाती है, ज्वाइंट होकर एक पूरी रिंग बनाती है, रिंग कैम्बियम, और उसके बाद ही ये क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है, सेकेंडरी डिवीजन में सेल्स बनाती है। तो इसी के फलस्वरूप यहाँ के बीच की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, पैरेनकाइमा, जबकि जाइलम फ्लोएम की सेल्स कैसी होती हैं, अलग, और पैरेनकाइमा सेल्स जो है वो सब्सिडरी सेल्स के समान कार्य करती है, अर्थात मिनरल्स को अंदर अपटेक करने का काम करती हैं। तो ये मेडुलरी रेज जो है वो यही है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, प्राइमरी तो बन गई प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी जो है वो कोड होती है किसके द्वारा, फेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा, और ये कोशिकाएं जो हैं वो पैसेज में काम करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स के जाइलम के, और उसी के साथ में जिस डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे, फ्लोएम पैरेनकाइमा से और साइव ट्यूब से, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स का अवशोषण व उत्सर्जन दोनों प्रकार के कार्य इसमें करते हैं और पैसेज प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट पॉइंट हम यहां पे बात कर सकते हैं, पित्त, मज्जा। अगर अपन बात करें तो मोनोकॉट्स में तो है ही नहीं,
क्योंकि वहां पे एंडोडर्मिस नहीं है, तो उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते मज्जा। लेकिन डाइकॉट्स की अगर अपन बात करें तो डाइकॉट्स के केंद्र में जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो मज्जा कहलाती हैं, पित्त, और इसकी मात्रा अलग अलग वुडी प्लांट्स में ये बहुत ही कम या नगण्य होता है, जबकि सॉफ्ट टिश्यूज में हेलोफाइट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो है ये आराम से बड़ा और पेरेन्काइमेटस सेल्स युक्त होता है। ये सामान्यतः स्टोरेज से संबंधित है और ये कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस हैं, अतः इसमें रेजिन, टेनिन, वैक्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऑयल्स आदि डक्ट्स और ग्लैंड्स होती हैं जो इनमें स्टोरेज का कार्य करती हैं। कुछ पादपों में जैसे कि अगर अपन बात करें तो ये जो पित्त की सेल्स हैं ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में डेवलप हो जाती हैं और धीरे धीरे जो कि डाइकॉट हैं और बहुवर्षीय पादप हैं उनमें लगातार सेकेंडरी जाइलम के बनने से, सेकेंडरी जाइलम कहां आएगा? केंद्र की ओर। सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट कहां होगा? केंद्र की ओर, जबकि फ्लोएम का होता है परिधि की ओर। तो आते हैं नई कोशिकाओं के ढकेलने से पित्त की कोशिकाएं धीरे धीरे कैसे हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं और फाइनली मृत हो जाती है और वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं। पित्त, टेरिडोफाइट्स में पित्त जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एक एग्जांपल है लाइक मार्सिलिया, मार्सिलिया में जो है वो पित्त प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स।